Hello students, welcome to Dakshina E classroom. Today we are starting our third lecture of sequence and series. So हम लोग start करेंगे first of all arithmetic progression के ही कुछ questions के साथ. Then we will go to some points to remember and then we will start with arithmetic means. So we will start with these two questions. First question is sum of n terms of two APs are in ratio 7n plus 1 is to 4n plus 27. Then find ratio of their 11th term. ठीक है. तो पहले तो इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ. इसको एज एन एग्जांपल ट्रीट करना इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेकर के इसे सॉल्व करना होगा. तो बल्कि आप चाहो तो मतलब पहले तो आप खुद से ट्राई कर लो 7n plus 1 is to 4n plus 27, या फिर सेकंड क्वेश्चन भी आप कहो तो ये है लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 59. One AP is given, another AP is 2, 7, 12, 17 up to 497. We have to find number of common terms of these two APs. Fine. तो यहाँ पे भी आपको इन दोनों में ऐसे कौन से कॉमन टर्म्स अपीयर होंगे, ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ इस तरीके का. ये सोल्यूशन नहीं, मैं अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक एपी होगी, ठीक है, दो अलग अलग एपीज हैं. एक एपी है उसके सम को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सपोज S1n, ठीक है, और सेकेंड एपी है उसके फर्स्ट एन टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर दिया सम ऑफ ये फर्स्ट एन टर्म्स है, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है. सेकंड एपी के सम को रिप्रेजेंट कर दिया हमने S2n. दिस इज इन रेशियो 7n plus 1 upon 4n plus 27. ओके, ठीक है. अब देखो S1n का मीनिंग क्या है. S1n का मीनिंग है कि जैसे, हाँ, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन एक बार सुन लो कि अगर हमारे पास फर्स्ट एन टर्म्स का और यहाँ पे सेकेंड एपी है उसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम कुछ आएगा क्वाड्रेटिक an स्क्वायर प्लस bn टाइप का, दैट रेशियो इज 7n plus 1 upon 4n plus 27. ओके, तो पहले वाले से कुछ an स्क्वायर प्लस bn आ गया, दूसरे वाले से भी कुछ मान लो cn स्क्वायर प्लस dn टाइप का आ गया फर्स्ट एन टर्म्स का सम. तो ये जो रेशियो रहेगा ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है पहली एपी के 11th टर्म और सेकंड एपी के 11th टर्म का रेशियो. तो आप देखो यहां पे क्या यूज कर सकते हो, आप खुद से ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का. पहले वाले के लिए कहा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी. सपोज फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है. और फिर देखो S2n के लिए n/2 2a2 plus n-1 into d2, correct? So this ratio is coming out as 7n plus 1 upon 4n plus 27. So n/2 gets cancelled out. What we are remaining with n-1 d1, and here it is 2m2 plus n-1 into d2. This comes out as 7n plus 1 upon 4n plus 27. Fine. Now what you have to find out? You have to find out ratios of their 11th terms. So 11th term is a1 plus 10 d1 upon a2 plus 10 d2. That is what you have to find. This ratio is given. Now you have to find a1 plus 10 d1 upon a2 plus 10 d2. How we can manage this expression from this ratio? So what we can observe, it is a1 plus n-1 by 2 d1 upon a2 plus n-1 by 2 d2, and it is 7n plus 1 upon 4n plus 27. What we have done? We have basically divided this whole expression, numerator and denominator, both by 2. So it comes out as a1 plus n-1 by 2 d1, and here it is a2 plus n-1 by 2 d2. Now you have to find a1 plus 10 d1 upon a2 plus 10 d2. What you can observe? This n-1 by 2 is replaced by 10. So what we can do? n-1 by 2 should be equal to 10. That means n is equal to 21. If we substitute n equal to 21 in this ratio, then it will come out as a1 plus 10 d1 upon a2 plus 10 d2. So it comes out as a1 plus 10 d1 divided by a2 plus 10 d2, and it will be equal to 7 into 21 plus 1 upon 4 into 21 plus 27. So it is 148 upon 111, which comes out again as
4/3। करेक्ट। तो क्या आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास 11th टर्म का रेशियो पूछा गया था। हमने कहा कि हमें ये एक रिलेशन तो गिवन है, बट इससे निकालना क्या है, इससे निकालना है हमें ये रिलेशन। दैट मीन्स कि हम बेसिकली चाहते क्या है कि n की कोई ऐसी वैल्यू रखें सो दैट कि a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2 बन जाए। और वो कब बनेगा, जब ये n-1/2 आपका 10 से रिप्लेस होगा। दैट मीन्स फॉर n इज इक्वल टू 21। करेक्ट। अब n इक्वल टू 21 आप दोनों साइड रख दो, तो a1 प्लस 10d1 और a2 प्लस 10d2 दैट विल कम आउट एज 148/111। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स देखिए, मेथड क्या होगा। ठीक है। मेथड इसका कैसे करते हैं हम सबसे पहले बोलेंगे आप फर्स्ट कॉमन टर्म खुद से आइडेंटिफाई कर लो। फर्स्ट कॉमन टर्म हम आइडेंटिफाई करने गए। ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये 3 के गैप पे है और ये क्या आपका 5 के गैप पे है। तो आप देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17, मतलब फर्स्ट कॉमन टर्म आपको खुद से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट कॉमन टर्म आपका क्या आ रहा है, इट इज कमिंग आउट एज 17, है ना। यहां पे भी 17 अपीयर होगा, यहां पे तो 17 लिखा ही गया है। दैट मींस कि फर्स्ट कॉमन टर्म, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ के होता है हर बार। फर्स्ट कॉमन टर्म इज इक्वल टू 17। फर्स्ट कॉमन टर्म आपने तुरंत निकाल लिया खोज करके। अब कॉमन टर्म्स कितने के गैप में अपीयर होंगे, तो आप ऐसे देखो ये 2, 5, 8, 11। अब जैसे अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि दोनों चीजें 17 से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। 17 के पहले पहले की बात हटा दो। अब फर्स्ट कॉमन टर्म आपको 17 मिला, एक एपी है जिसमें सब कुछ 3 के गैप पे है और दूसरी एपी है जिसमें सब कुछ 5 के गैप पे है। ठीक है। तो जो कॉमन टर्म्स होंगे वो कितने गैप पे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन जैसा आप 6th 7th क्लास में किया करते थे कि आपके पास एक दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है। एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक कोई एक चक्कर खत्म करता है 10 मिनट्स में, दूसरा कोई चक्कर खत्म करता है 20 मिनट्स में। तो वो कब दोनों लोग साइमल्टेनियसली एक साथ आएंगे, कब आते थे, अपने एलसीएम के टाइम पे। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे भी हमें करना होगा कि हमारे पास एक जो है वो 3 के गैप पे रिपीट हो रहा है। ठीक है। 3 का गैप रिपीट कर रहा है और दूसरा जो है 5 के गैप पे क्रिएट हो रहा है। तो जो कॉमन टर्म्स होंगे दे विल अकर साइमल्टेनियसली एट एलसीएम ऑफ 3 and 5। ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स आएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है, कॉमन टर्म्स को अगर लिखें तो दैट विल आल्सो क्रिएट अ कॉमन डिफरेंस एंड दैट कॉमन डिफरेंस विल बी एलसीएम ऑफ d1 and d2। फाइन। तो दोनों कॉमन डिफरेंसेस का रेश जो एलसीएम होगा दैट विल बी कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म। ये बात आपको याद रखनी है बस। ठीक है। तो एलसीएम ऑफ d1 and d2 इज इक्वल टू 15। करेक्ट। So 17 first common term, again common ratio is common difference for common terms will be 15. So what are the common terms? You can observe it as common terms can be written as 17, then 32, then 47, like that. But till what number we have to find common terms? So it is before 59 only. 59 पे इसको रोक देना था, 497 पे इसको रोक देना था। तो हम कॉमन टर्म्स कहां तक ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, 59 के पहले पहले ही आएगा जो आना है, क्योंकि उसके आगे इन सारे नंबर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो कॉमन टर्म्स आपके 17, फिर 32, फिर 47 और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तो आपके पास फिर 62 आएगा। 62 इज आउट ऑफ रेंज फॉर दिस सीक्वेंस। ठीक है। ये तो टर्मिनेट हो जा रही है सीक्वेंस 59 पे ही, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये 3 कॉमन टर्म्स क्रिएट होंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें ये समझना कि आपके पास प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप फर्स्ट कॉमन टर्म आइडेंटिफाई करो और उसके बाद कॉमन डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर लो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो दैट विल बी एलसीएम ऑफ d1 and d2। अगर आप ये दोनों फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is 0। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, a, and we have to prove that sum of next q terms of series is minus aq into p plus q upon p minus 1। करेक्ट।
तो ध्यान देना, यहां पे पूछा क्या गया है, प्रूव दैट सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ सीरीज। ठीक है, सीरीज के नेक्स्ट क्यू टर्म्स, फर्स्ट क्यू टर्म्स नहीं, नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पी टर्म्स के आगे वाले जो क्यू टर्म्स हैं उनका सम हमें यहां पे फाइंड आउट करना है और उसे इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है, सोल्यूशन कैसे होगा, तो आप देखो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज 0 दिया गया है, दैट मींस sp इज इक्वल टू 0, विच सजेस्ट कि p by 2 into 2a plus p minus 1 into d comes out as 0. So we are already given with this first term as a, now we can also find d. So p by 2 into something is equal to 0, that means this whole expression should be equal to 0. Correct? तो यहां से d आपके पास कितना आ गया, d शुड बी इक्वल टू -2a अपॉन p माइनस 1. d इज -2a अपॉन p माइनस 1. अब हमें क्या करना था, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म निकालना था. तो दिस इज नॉट sq, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज नॉट sq. ठीक है, sq नहीं है ये पूछा क्या जा रहा है, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म, मतलब हम p के आगे वाले क्यू टर्म्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो p के आगे वाले क्यू टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसा कुछ है ना, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 अप टू टर्म p. ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा p+1, टर्म p+2, टर्म p+3 अप टू p+q. यही होगा ना. नेक्स्ट क्यू टर्म इस यहां पे आपके फर्स्ट p टर्म्स खत्म हो गए, नेक्स्ट क्यू टर्म्स तो आपके यहां पे एंड हो रहे हैं. तो आपको अगर सपोज इनका एडिशन फाइंड आउट करना है तो इनका एडिशन, ठीक है, दिस होल एडिशन कैन बी कंसीडर्ड एज, ये पूरा कितना होगा, sp+q माइनस sp. ठीक है भाई, ये इसको लिखा जा सकता है ना, इसका मतलब दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, दिस होल समेशन कैन बी रिटन एज sp+q माइनस sp. सिंपल सी बात है, टोटल p+q टर्म्स का सम किया, उसमें से पहले p टर्म्स का घटा दिया तो बचेगा क्या, नेक्स्ट q टर्म्स का ही एडिशन बचा रहेगा. सो दिस इज इक्वल टू sp+q माइनस sp. करेक्ट. So what we have to find out, sp+q minus sp. So sp is already given as 0, sum of first p terms is 0, so this is already equal to 0. We have to find out sp+q effectively. ठीक है, तो sp+q is equal to कितना हो गया भाई, इसका सम आपके पास इतना आता बट sp आपका 0 हो गया, that means कि आपको sp+q find out करना है. तो sp+q is coming out as p+q by 2, 2a plus p+q minus 1 into d. ठीक है, d आपने फाइंड आउट कर लिया था, d सब्स्टिट्यूट कर दो, तो p+q by 2, 2a plus p+q minus 1. ठीक है, बल्कि आप इसको ऐसे लिखो जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे उस तरीके से अगर आप इसको करोगे तो और ज्यादा इजी पड़ेगा शायद. ठीक है, 2a plus p minus 1 into d plus qt, ऐसा लिख दो. ठीक है, ये पोर्शन तो आपको गिवन था ना कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू 0, तो ये पोर्शन तो आपका 0 है. ठीक है, आपको यहां पे d की वैल्यू बस रखनी पड़ेगी. तो अब आप देखो क्या बन सकता है, p+q by 2, दिस होल एक्सप्रेशन कम्स आउट एज 0 प्लस q इंटू इन टर्म्स ऑफ d, d कितना था, -2a अपॉन p minus 1. ठीक है, तो यहां से आप देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन आ गया, a आ गया, p+q आ गया. ठीक है, q भी है मल्टीप्लीकेशन में और अपॉन क्या है नीचे, p minus 1. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा sp+q के लिए, -aq इंटू p+q अपॉन p minus 1. ठीक है, तो आपको क्या करना था, कुछ खास नहीं, आपके पास d यहां से फाइंड आउट करना था और बस थोड़ा सा आप ये देख सकते थे कि इस एक्सप्रेशन को अगर 0 रख दें तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी कम हो जाएगी. तो 2a plus p minus 1 into d यहां पे 0 रख दिया, q into d की जगह पे हमने ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया है. तो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है s1 s2 s3 अप टू sp. ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज देखना कि स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं है. अभी तक आप sp को क्या समझते थे, फर्स्ट p टर्म्स का सम, बट इस बार लैंग्वेज पढ़ो, इसको स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं यूज किए हैं, दिस इज समथिंग डिफरेंट. सो s1 s2 s3 sp आर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ p डिफरेंट APs. दैट मीन कि p डिफरेंट APs हैं, s1 पहली AP के n टर्म्स का सम है,
S1 is sum of first n terms of first AP. S2 is sum of first n terms of second AP. S3 is sum of first n terms of third AP and SP is sum of first n terms of pth AP. ठीक है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, डिफरेंट है. Whose first terms are? तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म 2, थर्ड एपी का 3, फोर्थ एपी का 4, लाइक दैट. एंड कॉमन डिफरेंसेस आर फॉर फर्स्ट इट इज 1, फॉर सेकेंड एपी इट इज 3, फॉर थर्ड एपी इट इज 5, फोर्थ एपी इट इज 7 एंड सो ऑन. Then we have to prove that कि S1 plus S2 plus S3 up to SP comes out as NP by 2 into NP plus 1. So first of all you try it out by yourself by pausing the video and I will continue with the solution. So what we can observe, S1 fine. So S1 के लिए अगर आप देखो तो S1 का मतलब क्या होगा, n by 2 2 into first term plus n minus 1 into common difference. Common difference is 1. So it comes out as n by 2, 2 plus n minus 1. So it is basically n plus 1. Correct? What is S2? S2 comes out as n by 2, 2 into 2 plus n minus 1 into 2. Sorry, not 2. Common difference कितना है? 3 है. ठीक है? सेकेंड एपी के लिए कॉमन डिफरेंस जो है आपका 3 था. थर्ड एपी n by 2, 2 into 3 plus n minus 1 into 5. इस तरीके से. तो आप सोचो SP में क्या आएगा, 2 into S1 1, S2 2, S3 3, SP P. करेक्ट? प्लस n minus 1. अब देखो कॉमन डिफरेंस कहां पहुंचोगे, तो एक तरीके से कॉमन डिफरेंस क्या होगा pth के लिए, इस सीरीज का pth टर्म. करेक्ट? तो इस सीरीज का pth टर्म क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो pth टर्म क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस का, इट इज कमिंग आउट एज 1 प्लस, ठीक है, a प्लस p माइनस 1 इंटू d. सो इट इज 2p माइनस 1. ठीक है, सो इट इज 2p माइनस 1. ठीक है, इतना सही है बात. तो आप चाहो तो इसको क्लब करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. S1 S2 S3 ऐसे, जैसे S1 को ऐसे क्लब करके लिखा, आप चाहो तो इसको भी ऐसे ऐड करके लिखते जाओ. लेकिन ओवरऑल हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें फाइंड आउट क्या करना था, एडिशन. सो वी हैव टू फाइंड S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू SP. सो इट इज कमिंग आउट एज n by 2 एज कॉमन. यहां देखो 2 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 3 अप टू 2 into p. तो ये क्या आ रहा है, 2 into 1 प्लस 2 into 2, ठीक है, प्लस 2 into 3 टिल 2 into p. ठीक है, इसका सम कर दिया. प्लस देखो अब इधर सम बचा हुआ है, इधर का सम क्या है, n minus 1 coming out as common and 1 plus 3 plus 5 up to 2p minus 1. So 1 plus 3 plus 5 up to 2p minus 1. ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये क्लोज हो गया. ठीक है, सो n by 2 कॉमन. ठीक है, n by 2 कॉमन, तो उसके बाद इन सब का सम हो गया और प्लस इन सब का सम हो गया. ठीक है, अब आपको इसी को क्लब करके लिखना था. तो अब आप देखो सम कैसे आएगा, n by 2 तो चलिए एज इट इज रहा, 2 कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p. तो एक AP का सम ही तो निकालना है, एक ऐसी AP जिसका फर्स्ट टर्म आपका 1 है ना, कॉमन डिफरेंस 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, p है. तो p बाई 2, 2 इंटू, ठीक है, 2 आप कॉमन निकाल चुके हो बेसिकली. अब आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस p. ठीक है, तो देखो 2 बाहर निकालने के बाद बचेगा क्या, p बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस p माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस 1. ठीक है, प्लस इसके बाद इधर वाली टर्म्स है. तो यहां पे आप देख सकते हो n माइनस 1 आपका कॉमन, n माइनस 1 आपका कॉमन, और यहां पे एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका भी सम निकाल लो. फर्स्ट टर्म 1, सॉरी कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, p है, तो p बाई 2
ठीक है, और 2a 2 into 1 प्लस p minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस इज 2। ठीक है इतना। अब आप देखो इसको क्लब करके कितना आ रहा है एडिशन, तो एडिशन आपका आ रहा है n/2 कॉमन, यहां से देखो 2 into 1 प्लस p minus 1, तो ये आपका कितना हो गया, p plus 1 हो गया, p plus 1 और ये p/2, तो 2 into p plus 1/2, 2 into p/2 और यहां से कितना p plus 1 लिख दिया। प्लस देखो इधर से कितना आ रहा है, प्लस इधर से आ रहा है n-1, ठीक है, p/2 और यहां से कितना आ रहा है 2p, सो इट इज p²। ठीक है, तो अब आप देखो आपको कैसे क्लब करके लिखना था इसके आंसर को, इस फॉर्म में लिखना था np/2 और np plus 1। ठीक है, तो अपन देखते हैं, p कॉमन निकाल लें, np/2 आ गया। ठीक है, 2 तो चलो साफ हो ही चुका है, np/2 आ चुका, p plus 1 यहां से, ठीक है, और साथ में बचेगा यहां पे n-1 into p। ठीक है, तो अब आपके पास बचा क्या, यहां से p माइनस का, यहां से p प्लस का, साफ हो गया, बचा np into np plus 1/2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट सही तरीके से स्मार्टली अप्रोच करो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्वेश्चन x-1/x plus x-2/x plus x-3/x up to 1/x, it is coming out as 1/3, so find x, solve मतलब find x। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से। ठीक, सोल्यूशन इसका कैसे होगा, तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल आपका 1/x तो चलो कॉमन ही है, बाकी बचा हुआ है आपका x-1 plus x-2 plus x-3 up to 1, करेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो 1/x एज इट इज, आपको इस AP दिख रही है, ठीक है, AP आप इधर से पढ़ोगे तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म 1 है, सॉरी x-1 है, एंड कॉमन डिफरेंस आपका -1 है। ठीक है, आप इधर से AP को देखोगे तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 आएगा, इस बार +1। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं कितना समय है इसका। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास x-1 है। ठीक है, 1 2 3 अप टू x-1, सो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 into फर्स्ट टर्म, इधर से मैं देख रहा हूं है ना, 2 into फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 into d is coming out as 1, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप देखो आगे इसका कंटिन्यू करते हैं, 1/x into x-1/2 2 प्लस यहां से कितना आ रहा है x-2, तो ये आपका हो गया x। ठीक है, दिस इज 3, so x cancelled out, it is coming out as x-1/2 is equal to 3, but you should remember कि x should not be equal to 0, ये बात क्लियर होनी चाहिए, x ओरिजिनल फॉर्म में 0 नहीं हो सकता, so x-1 is equal to 6, x comes out as 7, this will be our solution। ठीक है, तो अभी के लिए कहें तो हमने कुछ क्वेश्चंस एपी के यहां तक के लिए हैं, अब कुछ एपी के बारे में थोड़ी और प्रॉपर्टीज वगैरह एपी के डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से हम कुछ और एपी के क्वेश्चंस के साथ एपी को एंड करेंगे। तो यहां पे हम बेसिकली प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करने वाले हैं एपी की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, टू शो दैट 3 नंबर्स एबीसी आर इन एपी, इफ वी हैव टू प्रूव कि 3 नंबर्स एपी में है, तो हमें प्रूव करना होगा b-a इज इक्वल टू c-b। ऑफ कोर्स ऐसे में ये कॉमन डिफरेंस होगा ना b-a, ठीक है, तो b-a इज इक्वल टू c-b प्रूव कर दे तो अपना काम चल जाएगा, या फिर आप दिखा दो 2b इज इक्वल टू a प्लस c, और यू कैन शो दैट b-a माइनस c माइनस b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अब आप कहोगे कि एक ही बात को ये 3 अलग अलग तरीके से क्यों लिखा जा रहा है, इसी को तो लिखा गया 2b इज इक्वल टू a प्लस c, फिर आपने इसी बात को फिर से लिख दिया है b-a माइनस c माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों फॉर्म्स में हो सकता है कोई भी फॉर्म आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, इसके लिए हम इस तीनों को अलग अलग मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं। कभी हो सकता है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये प्रूव करना इजी हो, कभी हो सकता है b-a इज इक्वल टू c माइनस b शो करना इजी हो क्वेश्चन में, कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ये एक्सप्रेशन बनाना इजी हो। तो जो भी हमारे लिए इजी होगा वो वाला प्रोसेस हम लेकर के प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन वेरी करेगा कि हमारे लिए इन तीनों में से कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आप देखिए, अगर मान लीजिए एक एपी लिया गया,
एक फर्स्ट एपी है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, इस तरीके का एक एपी है मान लीजिए, ठीक है। अभी एक ही एपी की बात कर रहे हैं। इस एपी के हर टर्म में अगर आप के ऐड कर दो, कोई भी कांस्टेंट के ऐड कर दो, तो के ऐड करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, अभी भी वो एपी ही रहेगी, रहेगी कि नहीं। अगर आपने सभी में के ऐड कर दिया तो बेसिकली ए प्लस के बन गया, ए प्लस डी प्लस के बन गया, है ना, ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस 2d प्लस के, अगेन इट इज एन एपी एंड हियर अगेन कॉमन डिफरेंस इज डी ओनली। तो आप कह सकते हो कि इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, if we add or subtract a constant k, ठीक है, to each term of AP, to each term of AP, then resulting series is again an AP with same common difference as earlier। पहले वाली एपी जैसा ही कॉमन डिफरेंस अभी भी आपके पास बना रहेगा, ठीक। अब आप देखो इसी में अगर आप k से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, अगर आपका k नॉन जीरो है, ठीक है, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग, तो ए के बनेगा, ए के प्लस डी के, a k plus 2d k, similarly next term will be a k plus 3d k and so on, ठीक है। That mean कि आपने जब k से मल्टीप्लाई किया, k कैसा है, नॉन जीरो है ऑफ कोर्स, ठीक है, k से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, अभी भी आपके पास एक AP ही बनी और इसका कॉमन डिफरेंस इस बार कितना है, d इंटू k के बराबर है, हर बार d इंटू k, मतलब एपी तो अभी भी बनेगा लेकिन आपका कॉमन डिफरेंस, जैसे पिछली बार क्या था, कॉमन डिफरेंस जो पहले था वही रह गया था, इस बार क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस भी के टाइम्स हो जाएगा। तो अब आप देखो इसको भी हम स्टेट कर देते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ एन एपी बाई के, ठीक है, बाई के, ठीक है, करेक्ट, देन resulting series will also is also an AP with common difference as k times of earlier common difference earlier common difference का k टाइम्स है, ठीक है। या ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसा कोई बहुत खास बहुत बड़ी बातें नहीं की जा रही हैं, आप सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। अगर सारी टर्म्स हमारी एपी में थी, के ऐड कर देंगे तो भी कॉमन डिफरेंस वही मेंटेन रह जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। और आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेंगे दोनों ही केसेस में एपी ही। तो थर्ड प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एक एपी के टर्म्स है ना। ऑफ कोर्स इसमें बाकी भी टर्म्स और भी होंगे, है ना। एक एपी ये है, सेकेंड एपी एक और ली गई है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है। ये हमारे सेकेंड एपी है, ठीक। अब अगर आप इसके टर्म्स को टर्म बाई टर्म जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो a प्लस ए, यहां पे क्या आएगा, a प्लस ए, टर्म बाई टर्म ऐड करें, दैट मींस फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इज क्लब टू फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, second term of AP is club to second term of second AP, third term of first AP is club to third term of second AP, similarly तो D plus D, अब यहां पे A plus A plus 2 times D plus D, again if we add this fourth term that will create A plus A plus 3 times D plus D, ठीक है। तो आप देखो कॉमन डिफरेंस आपका हर बार कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम इज कमिंग आउट एज डी प्लस डी, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग सीरीज है, अगर मैं इसे रिजल्टिंग सीरीज कहता हूं, तो रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज सम ऑफ डी एंड कैपिटल डी। तो अब आप इसको भी बोल सकते हो कि इफ वी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट
करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या है, यहां से फर्स्ट तो यहां भी फर्स्ट, यहां पे सेकंड तो यहां भी सेकंड, यहां थर्ड तो आप थर्ड टर्म के साथ ऐड कर रहे हो, फोर्थ तो फोर्थ टर्म के साथ ऐड कर रहे हो, ठीक है। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज, ठीक है, देन resulting series is also an AP. Then resulting series is also an AP. कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपने एडिशन किया है तो इट इज कमिंग आउट एज D प्लस डी, और अगर आप यही सब्ट्रैक्शन करते तो क्या होता, D माइनस डी, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन रिजल्टिंग सीरीज जो है वो एक AP ही रहेगी, ठीक। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन जैसी कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या हो सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन ये प्रॉपर्टी नहीं कह लो बल्कि एक मेथड कह लो, जो कि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर देता है जब हमारे पास टर्म्स अननोन रहते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्या है कि इफ वी हैव टू टेक, या फिर एज्यूम, है ना, इफ वी हैव टू एज्यूम odd number of terms of an AP, ठीक है। तो किस तरीके से एज्यूम करें ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। तो अगर आपको AP में 3 टर्म्स चूज करने हैं, 5 टर्म्स चूज करने हैं, है ना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको एज्यूम करने हैं, तो एज्यूम करने के लिए आप क्या करो, टेक इट, कंसीडर इट symmetrically around, consider it symmetrically around a minus d a plus d। आप इसके अराउंड एज्यूम करो, मतलब अगर 3 टर्म्स आपको एज्यूम करने हैं तो कंसीडर इट एज a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है, ठीक है बात। यहां पे फर्स्ट टर्म a नहीं है, आपको पहले ही बता दिया, ये कुछ हम वेरिएबल अपनी ओर से एज्यूम कर रहे हैं, वो वेरिएबल आसानी से हमें रिजल्ट दे देंगे, क्वेश्चंस में हमारे लिए प्रोडक्ट करना, ऐड करना, ये सब इजी हो जाएगा अगर हम इस तरीके के टर्म्स उन्हें एज्यूम करें। भाई एपी के 3 टर्म्स को आपको लेना अगर था तो आप ऐसा भी ले सकते थे, एक a, अगला a प्लस डी, अगला a प्लस 2d, ठीक है, ऐसे भी आप एज्यूम कर सकते थे, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा खिंच जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लोगे a माइनस डी a प्लस डी तो ज्यादा इजी पड़ेगा, मतलब 3 टर्म्स अगर है तो आपने ले लिया a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। 3 के लिए आपने एज्यूम किया a माइनस डी a प्लस डी। अगर ये 5 टर्म्स होते तो आप एज्यूम करते a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस सॉरी a प्लस डी a प्लस 2d, ठीक है। 7 टर्म्स होते a माइनस 3d a माइनस 2d, है ना, ऐसे ही a प्लस 3d तक जाता। और वहीं पे अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करने हो, ठीक है, ये भी यहां पे लिख लेते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमें एज्यूम करने हो, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप क्या बोलोगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप कंसीडर इट सिमेट्रिकली अराउंड, कंसीडर इट सिमेट्रिकली अराउंड a माइनस, बल्कि ऐसे लिखो आप a माइनस 3d a माइनस डी, है ना, a प्लस डी a प्लस 3d एंड सो। क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपको 2 टर्म्स एज्यूम करने हैं तो कंसीडर इट एज a माइनस डी एंड a प्लस डी। अगर आपको 4 टर्म्स एज्यूम करने हैं तो कंसीडर a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। 6 टर्म्स आपको एज्यूम करने हैं तो a माइनस 5d आ जाएगा, a माइनस 3d आ जाएगा, a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d एंड a प्लस 5d, करेक्ट। तो ये सारे टर्म्स आपके होंगे अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई कहता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ऑफ कोर्स कॉमन डिफरेंस स्मॉल d नहीं है। कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, यहां पे 2 कॉन्जुगेटिव के बीच का गैप यहाँ पे कितना आ रहा है, 2d आ रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इससे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। a माइनस डी a प्लस डी, तो हम d को इमोशनल होके बता देते हैं कि दिस इज द कॉमन डिफरेंस, लेकिन d कॉमन डिफरेंस नहीं है। पिछले केस में तो चलो फिर भी d कॉमन डिफरेंस बन गया था, यहां पे d इज नॉट द कॉमन डिफरेंस। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d है,
ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये अदरवाइज आपको सब कुछ सही करने के बावजूद रॉन्ग आंसर यहां से आ सकता है अगर आप 2D का ख्याल नहीं रखते हो तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो भी नंबर हो आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम कहें कि कोई एपी है और एपी के इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एक T1 T2 T3 अप टू ऐसे ही करके मान लो T7 T8 T9, ठीक है, ये मान लो 9 टर्म्स किसी एपी की हैं, ठीक है। यहां से एपी स्टार्ट होती है, T9 पे एंड हो जाती है। तो आपने ऐसे बोला कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज 1, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड इज T9, ठीक है। तो T1 प्लस T9 विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, ये आपके बराबर ही होगा। भाई क्या हो रहा है, T1 प्लस D करोगे तो T2 पहुंचे होगे, T9 में से आपने D सबट्रैक्ट किया होगा तो आप T8 पहुंचे होगे, तो ऑफ कोर्स जो सम यहां पे आएगा वही यहां पे भी आएगा। और इसके अलावा आपने सम ऑफ n टर्म्स जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है जहां AP का, उसमें ऑलरेडी यही यूज किया था, आपने पलट करके लिख दिया था, और हर बार जब आप टर्म बाय टर्म एडिशन कर रहे थे तो वो एडिशन कांस्टेंट आ रहा था। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम, सिमिलरली थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम, ये सभी आपस में बराबर ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो अपन इसको क्या स्टेट बोल कर सकते हैं कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स from beginning and end is constant for an AP, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास मान लो rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कहा जाए, rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसको आप क्या बोलोगे, it will be represented as TR, of course। rth term from end कह दिया जाए तो क्या होगा भाई, rth term from end को अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करना चाहें तो कौन सा होगा। आप ऐसे सोचो, सेकेंड टर्म आपने एंड से देखा तो T8 आया, कितने टर्म्स थे, 9 टर्म्स थे। सेकेंड टर्म आपका एंड से क्या आया, 8 आया, ठीक है। थर्ड टर्म आपका एंड से क्या आया, 7 आया। फर्स्ट टर्म आपका एंड से कितना आया, 9 आया। तो ये पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, rth टर्म फ्रॉम एंड कैन बी रिटन एज Tn माइनस r प्लस n। n इज ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे 9, आप सेकेंड टर्म अगर इस फॉर्मूले में रखो तो क्या आएगा, 9 माइनस 2 प्लस 1, तो 9 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, T8। तो स्टार्टिंग से जो एंड से जो सेकेंड टर्म होगा वो स्टार्टिंग से क्या होगा, 8 टर्म होगा, ठीक है। तो rth टर्म फ्रॉम एंड इज Tn माइनस r प्लस 1, दैट इज n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। स्टार्टिंग से वो n माइनस r प्लस 1th टर्म आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए रिजल्ट हो गया, ठीक। एक इसको भी आप ध्यान में रखना, n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और दैट इज बेसिकली rth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। एक और प्रॉपर्टी अपन लिख लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी क्या डेफिनेशन हम बेसिकली यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन या फिर AM, ठीक है, इसको बोलते हैं AM ऑफ n नंबर्स। अब इस पूरी बात का AP से कोई रिलेशन नहीं है, बस वो अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं AP के साथ में। इस पूरे पॉइंट का AP से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, ठीक है, कुछ भी हो वो A1 A2 A3, ठीक है। आप लिख लो इस बात को भी कि ये पूरी चीज आपकी AP से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो A1 A2 A3 अप टू AN, सपोज ये n नंबर्स है हमारे, कोई से भी नंबर्स हो, जरूरी नहीं कि ये AP में है, कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा हो, ठीक है। A1 A2 A3 अप टू AN, तो अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, जो बचपन से पढ़ते आए हो,
कि एवरेज, एवरेज के लिए कोई जरूरी है क्या कि कोई सीक्वेंस बने, कुछ भी ना बने एवरेज तो निकाल ही लेते हैं ना। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दीज n नंबर्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n। ठीक है, अब इसके लिए कोई भी जरूरत नहीं है कि a1 आपका a2 a3 ये सब कोई ap कॉन्स्टिट्यूट करें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अर्थमेटिक मीन हमेशा निकलेगा एंड दैट अर्थमेटिक मीन विल बी एवरेज ऑफ दीज n नंबर्स। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की बात की गई है। ठीक है, सिंगुलर मीन पे ध्यान देना क्योंकि आगे अभी मीन्स भी आएगा। ठीक है, वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो जब सिंगुलर की बात की जाए तो सिंगुलर की बात का मतलब अपने को बिल्कुल निश्चिंत बैठ जाना है कि ये तो हमें एवरेज फाइंड आउट करना था। तो अर्थमेटिक मीन इज एवरेज ऑफ दीज n नंबर्स दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n। ठीक है, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यही आपका एवरेज हो जाएगा। और ऑफ कोर्स अगर हम कितनी भी चीजों का एवरेज ले रहे हैं तो जो एवरेज होगा इनमें से मान लो सबसे बड़ी टर्म मान लो a10 थी। ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा a10 था और सबसे छोटा मान लो a3 था। ठीक है, तो जो एवरेज आएगा वो कैसा होगा, वो a3 और a10 के बीच में ही लाई करेगा ना। इन सारे नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है, एवरेज हमेशा उसके बीच में ही लाई करेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा हो गया एवरेज, सबसे छोटे नंबर से भी छोटा हो गया एवरेज, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशंस आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनमें से ही उनमें कोई बीच का टर्म या फिर ऐसे कह लें कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं इन ऑब्जर्वेशंस की, उनके बीच में ही कहीं एवरेज एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस am, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया, am ग्रेटर देन और इक्वल टू और am लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, और यहां पे मिनिमम। ठीक है, मिनिमम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सबसे छोटी वाली ऑब्जर्वेशन या सबसे छोटा वाला नंबर या फिर सबसे बड़े वाले नंबर के बीच में ही आपका हमेशा अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करेगा या फिर एवरेज एग्जिस्ट करेगा। प्लूरल की बात जब करेंगे, अर्थमेटिक मीन्स केवल कर दें तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी। यहां पे अर्थमेटिक मीन की बात की गई है, अर्थमेटिक मीन हमारा सिर्फ एवरेज ही है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज और एक टर्म हमने डिफाइन कर दिया है। अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एपी के कर लेते हैं और फिर इसके प्लूरल वाले टर्म की बात करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखो, आपके पास क्वेश्चन है लेट t1 प्लस t3 प्लस t29 प्लस t27, मतलब किसी एपी के फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, 29 टर्म और 27 टर्म का सम 48 है, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 29। ठीक है, पहले 29 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग एपी। उस एपी के सारे टर्म्स कैसे हैं, रैशनल। ठीक है, डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, वो सम 24 है एंड प्रोडक्ट इज 945। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज 4 टर्म्स इज 945, देन फाइंड दीज नंबर्स। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सो t1 plus t3 plus t29 plus t27 is equal to 48. So what we can observe, t1 can be considered as a, t3 is nothing but a plus 2d, t29 can be written as a plus 28d and t27 is a plus 26d is equal to 48. Only one relation is given and a and d, these two are unknowns. That means कि अगर हमें यहां से कुछ रिजल्ट निकालना है तो a और d अलग अलग फाइंड आउट करके नहीं निकालना होगा, बल्कि इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि theoretically हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए to find out these two unknowns a and d, but we are given with only one equation. That means we have to use this relation in order to find this sum of first 29 terms. So first club कर लो इसको. This is 4a plus 56d which is coming out as 48. So a plus 14d comes out as 12. Right? Next, sum of first 29 terms. So S29 is 29 by 2 into 2a plus n minus 1, that means 29 minus 1 into d. ठीक है, so it is 29 by 2 into 2a plus 28d. Now what you can observe, कि a plus 14d can be directly used over here because this is 29 into a plus 14d only.
तो आप यहां पे रख दो a plus 14d as 12. So 29 into 12 and it comes out as 348. करेक्ट? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, sum of first 4 terms of a decreasing AP whose terms are rational is 24. तो first of all we have to assume these 4 terms of AP. तो हमने पहले ही बोला अभी प्रॉपर्टीज के अंदर कि अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी हो तो हम कैसे एज्यूम करेंगे, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus d 3d. आप चाहो तो ले सकते हो, अभी भी मैं कह रहा हूं आप चाहो तो ले सकते हो a plus d, a plus 2d, a plus 3d ले लो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी. जैसे यहां पे देखो क्या हो रहा है, आपके पास सिंपल ये सब कुछ अगर आप ऐड करते हो, भाई यही कहा गया ना क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24. अब आप सोचो आप सीधा ऐड कर देते हो तो आप देख रहे हो d आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. इस तरीके की टर्म्स ली गई हैं कि d इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट. अगेन आई एम रिपीटिंग कि दिस a एंड d आर नॉट फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. ठीक है, तो a minus 3d, a minus d, a plus d एंड a plus 3d ये आपका 4 टर्म्स हैं. इनका अगर आपने सम किया तो दिस सम कम्स आउट एज 4a सिंपली. d gets cancelled out and it is equal to 24, so a is equal to 6. ठीक है, अब अगर आपका a 6 है एंड प्रोडक्ट 945 है तो प्रोडक्ट 945 मतलब a minus 3d, a minus d, this is 945. अब आप देखो a आपको फाइंड आउट कर ही लिया है आपने तो चीजें आसान हो गई. a 6 है, इसको मल्टीप्लीकेशन इसका मल्टीप्लीकेशन भी अब आप आसानी से कर सकते हो. इस तरीके के टर्म्स लेने का ये भी बेनिफिट हो गया. सो a minus 3d, a plus 3d is a square minus 9d square. Multiplication of these two is a square minus d square and it is coming out as 945. अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर लो तो a square बेसिकली क्या है, 36 है, 36 और यहां भी 36. सो ये कितना आ जाएगा आपका, एक बार मैं लिख लेता हूं पहले, a raised to power 4 minus 10a square d square plus 9d raised to power 4 is coming out as 945. So a raised to power 4 is 6 raised to power 4 minus 10 into 6 square d square plus 9d raised to power 4 is equal to 945. This is 1296. 1296 minus 36 into 10, 360 d square plus 9d raised to power 4 is equal to 945. ठीक है, तो रिलेशन क्या है, 9d raised to power 4 minus 360d square और प्लस 351 is equal to 0. So it is d raised to power 4 minus 40d square plus 39 is equal to 0. इसके दो फैक्टर्स हो गए, d square minus 39 into d square minus 1 is equal to 0. ठीक है, अब d square अगर आप 39 लेते हो तो that means कि d is equal to plus minus root 39. तो आपके टर्म्स कैसे हो जाएंगे, 6 plus root 39, 6 minus root 39. दिक्कत हो गई ना, 6 plus root 39 मतलब इर्रेशनल टर्म हो गया. आपको तो कैसे टर्म चाहिए थे, रैशनल. दैट मींस कि d square कैन नॉट बी इक्वल टू 39. Instead d square must be equal to 1. ठीक है, अब d square 1 है, अगेन यू हैव टू चांसेस कि d आपका +1 हो जाए या फिर d आपका -1 हो जाए. आपको कौन सा लेना होगा, आपको -1 लेना होगा क्योंकि AP कैसी दी हुई है, डिक्रीजिंग दी हुई है. दैट मींस कि कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल टू -1 ओनली. नाउ वी कैन राइट ऑल दीज 4 टर्म्स लाइक a is 6. So first term can be considered 6 minus 3d. So it is 6 plus 3. Second term 6 plus 1. Third term 6 minus 1. And fourth term 6 minus 3. These are the 4 terms which we have to use in order to form all these conditions. Again these two questions are given, a plus a, b, c are in AP, then prove that a plus b, b plus c and c plus a are in AP. And a square, b square, c square are in AP, then prove that these expressions are in AP, these terms are in AP. तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, you have two choices. Either you can start with the given expression कि a, b, c are in AP and then you try कि prove, then try to prove कि a plus b, b plus c, a plus b, c plus a and b plus c are in AP. But in order to do that you have to use some hit and trial method.
we should avoid hit and trial method if we are given some other method. तो अपन यूज क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐसे जैसे क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, इफ यू ट्राई टू सॉल्व इन दैट डायरेक्शन ओनली देन इट विल बी लिटिल हिट एंड ट्रायल, बट अदरवाइज इफ यू सॉल्व इन अ रिवर्स मैनर देन इट विल बी वेरी सिंपल टू यू. आप क्या करो, अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हो एबीसी एपी में है और हमें ये प्रूव करना है तो हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा. उल्टा अगर हम जाएं कि ये हमारे टर्म्स एपी में है और हमें प्रूव करना है एबीसीआर इन एपी, देन इट विल बी अ लॉट इजियर. ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम रिवर्स मैनर में ही सॉल्व करेंगे हमेशा, रिवर्स मैनर में. ठीक है, रिवर्स मैनर में दैट मींस कि वी विल एज्यूम कि दीज टर्म्स आर इन एपी. So if these terms are in AP, then their common difference is written as C plus A minus A plus B can be equal to B plus C minus C plus A. We are assuming कि these terms are in AP and we are trying to prove कि then A, B, C are in AP. So what you can observe, A gets cancelled out, it is C minus B and here it is B minus A. Correct? So what it suggests? It suggests कि A, B, C are in AP. That is what we had to prove. Second question, A square, B square, C square are in AP and we have to prove these terms are in AP. So try to solve by these. अब आप खुद सोच सकते हो, मैंने आपको बोला था कि आपको अगर AP में प्रूफ करना है तो आप यूज कर सकते थे तीन मेथड्स, 2B is equal to A plus C, B minus A is equal to C minus B, B minus A minus C minus B is equal to 0. अब आप सोचो यहाँ पे कि अगर आप 2B is equal to A plus C यूज करते हो तो आप फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे, ठीक ठाक कैलकुलेशन हो जाएगी. वहीं पे अगर आप डिफरेंस वाली चीज यूज करो, 1 upon B plus C minus 1 upon A plus B can be written as 1 upon C plus A minus 1 upon B plus C. तो एलसीएम लेते ही साथ बहुत सारी चीजें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी. यहां देखिए आपका बचेगा क्या, A minus C upon B plus C into B plus A is equal to, यहां से क्या बचेगा, B minus A upon, ठीक है, B plus C minus C plus A, तो B minus A upon C plus A into B plus C. ठीक है, अब आप देख सकते हो B plus C आपका कैंसिल आउट हो गया, यहां से आपके पास बचा C plus A C minus A, B plus A B minus A. तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप इसको लिख सकते हो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू आपका इधर से क्या आ गया, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. ठीक है, तो आपके पास यहां से टर्म्स क्या बन जा रही हैं कि तो फर्दर यहां से ये कितना बन जा रहा है आपका, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. मतलब आप क्या देख सकते हो कि आपका यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर नहीं बल्कि B स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर ये AP में. ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना कि B स्क्वायर A स्क्वायर एंड C स्क्वायर दीज थ्री टर्म्स आर इन AP. ठीक है, तो ये आपकी चीज, ये भी सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो गया. तो ओवरऑल आपको यही समझाना था यहाँ से कि अगर आपको कहा जाता है कि प्रूव दैट दीज टर्म्स आर इन एपी गिवन सम कंडीशन, तो आप इसको रिवर्स मैनर में सॉल्व करिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. हिट एंड ट्रायल वाले में आपको सोचना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करें, कहां से स्टार्ट करें, किससे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये सारी चीजें, आपका सारा चक्कर खत्म हो जाएगा अगर आप रिवर्स मैनर में क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हमारे पास किसी एपी के चार टर्म्स लिए गए, चार कंसेक्यूटिव टर्म्स लिए गए और उनके प्रोडक्ट में फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया गया. प्रूफ दैट दिस रिजल्टिंग सम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. गिवन कि एपी के जो टर्म्स है वो सभी इंटीजर है. इंटीजर एंट्रीज दैट मींस कि एपी के टर्म्स आपके कैसे हैं, इंटीजर्स है. ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, आप खुद से सॉल्व करिएगा सबसे पहले. ठीक है, तो फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स, these four consecutive terms can be assumed as a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. ठीक है, अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, d नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2d है. यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 2d. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फोर टर्म्स, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. And in which we have to add fourth power of common difference. So fourth power of common difference is equal to this. अब आप देखो क्या आएगा, a minus 3d, a plus 3d, that will create a square minus 9d square. Similarly, this is creating a square minus d square and plus it is 16d raised to power 4. Now if you multiply these two terms, it comes out as a raised to power 4 minus 10a square d square plus 25d raised to power 4. Now you can easily observe a square minus 5d square whole square.
किसी चीज का स्क्वायर तो है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन वो इंटीजर है, ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे? तो आप में से कई लोग यहां तक तो आ गए होंगे, इसके बाद जो उन्होंने किया होगा शायद गलत कर दिया हो। क्या गलत किया होगा मैं वो बताता हूं। इंटीजर इंट्रीज उसने बोला, तो आपने सोचा होगा कि इसका मतलब ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर थोड़ी ना है। उसने तो ये कहा ना कि ये चारों टर्म्स आपके कैसे हैं, इंटीजर है, ये चारों टर्म्स आपके इंटीजर है। इसमें कहीं ए है क्या? ए के बारे में कोई कमेंट किया गया क्या? नहीं। डी के बारे में कमेंट किया गया? नहीं। हो सकता है कि ये 15/2 हो, ये 3/2 हो, इंटीजर हो गया, ठीक है। मतलब 15/2 और 3/2 सभी इंटीजर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि ए और डी इंटीजर है, उसने ये बोला कि ये सारे टर्म्स इंटीजर हैं, ठीक है। अब फिर से मैं अभी भी टाइम ले रहा हूं आपको, फिर से पॉज करके एक बार सोच लो कि फिर ये स्क्वायर ये टर्म जो अंदर वाली टर्म है, ये एक इंटीजर कैसे आप प्रूव करोगे, ठीक है। मैं इसको बताता हूं, देखिए आप एक बार सोच लो, मैं सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। तो a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर में a और d इंटीजर नहीं है, लेकिन a माइनस d या फिर a प्लस d की बात करूं तो ये दोनों तो इंटीजर है ना, और माइनस अपर ये देखो, ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, तो बीच का डिफरेंस तो इंटीजर ही रहेगा, तो 2d होल स्क्वायर, ठीक है। d इंटीजर नहीं है, 2d इंटीजर है, ठीक है। तो 2d होल स्क्वायर, तो अब आप देख सकते हो इंटीजर इंटू इंटीजर माइनस इंटीजर विल आल्सो क्रिएट एन इंटीजर। तो ये यहां से प्रूव होगा कि ये टर्म क्या थी, किसी इंटीजर का स्क्वायर थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a1 a2 a3 ये सब AP में है ना। 1/a1 an प्लस 1/a2 इंटू an माइनस 1 प्लस 1/a3 इंटू an माइनस 2 अप टू 1/an इंटू an इंटू a1, दिस सम कम्स आउट एज दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने का, ठीक। सोल्यूशन कैसे रहेगा? पहली चीज आप जो ऑब्जर्व कर सकते हो वो क्या कर सकते हो कि ये देखो, फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड दिस इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्ट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, सेकंड टर्म सॉरी थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ठीक। ये क्या था? सेकंड टर्म फ्रॉम स्टार्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, ऐसा ही था ना। तो ये इनका सम कांस्टेंट होता है, मतलब ये वाली जो चीज है a1 प्लस an, ये या फिर a2 प्लस an माइनस 1 या फिर a3 प्लस an माइनस 2, ये सब आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपने इसी लाइन ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचना शुरू किया कि अगर मैं यहां पे 1/a1 प्लस an लिख दूं, जो कि हमें चाहिए भी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a1 प्लस an अपॉन a1 इंटू an प्लस, इसी तरीके से यहां पे भी आपने अभी के लिए लिख दिया a1 प्लस an, ठीक है। 1/a1 प्लस an किया था, तो आप a1 प्लस an से मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, ठीक है। और लास्ट में आपके पास बचेगा a1 प्लस an अपॉन an इंटू a1, ठीक। तो आप देखो कैसे क्लब होगा। अब आप देख सकते हो 1/a1 प्लस an, ये तो चलिए आपका क्या बन गया, इसको ब्रेक कर दे, a1 अपॉन दिस थिंग प्लस an अपॉन दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/an प्लस 1/a1, आपका ये पहले टर्म का बन गया, ठीक है। सेकेंड टर्म में देखो आप a1 प्लस an लिखो या फिर सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम लिखो, बात बराबर ही है। इसी तरीके से आप थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो अब आप जब स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, यहां से आप देखो a2 अपॉन दिस थिंग, तो a2 कैंसिल, 1/an माइनस 1 प्लस 1/a2। फिर इसी तरीके से यहां पे आप स्प्लिट करोगे, a3 कैंसिल, 1/an माइनस 2 प्लस यहां से an माइनस 2 कैंसिल, 1/a3, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट में हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 1/a1 प्लस 1/an, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 1/a1 प्लस an। यहां पे आपके पास 1/a1 दो बार है, 1/an दो बार है, 1/a2 दो बार है, ऐसा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ 1/a1 प्लस 1/a2 अप टू इसी तरीके से 1/an, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2/a1 प्लस an, ठीक है। और ये पूरी टर्म जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a1 a2 an, ये सभी AP में है और हमें प्रूफ करना है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप पहले वही काम खुद से ट्राई कीजिए, है ना।
1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट A2, 1 अपॉन अंडर रूट A2, 1 अपॉन रूट A मतलब रूट A3 और यहाँ पे an माइनस 1 अप टू an। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो आप ट्राई करो खुद से। ठीक है, आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर सकते हो सोल्यूशन पार्ट के साथ, अगर मैं सोचूं तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर हर जगह मैं इसको अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1, इसको अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2, ठीक है, इन सब के टर्म्स में सोचूं, मतलब सभी को रैशनलाइज करने का ट्राई करूं, तो रैशनलाइज करने के टाइम पे मेरे पास बन क्या जाएगा, अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन नीचे A2 माइनस A1 जो कि क्या था, कॉमन डिफरेंस, प्लस यहां देखिए A3 माइनस A2 अपॉन सॉरी अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 अपॉन A3 माइनस A2, ये होगा रैशनलाइजेशन। और यहां पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1 अपॉन AN माइनस AN माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास चीजें आ गई। ठीक, अब आप देखिए क्या आएगा इसके आगे। इसके आगे आप कह सकते हो कि आपका डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, हर बार कॉमन डिफरेंस मतलब 1/t। बाकी क्या बचा, जो बाकी बची हुई चीजें हैं आप देख सकते हो अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1, फिर इसी तरीके से अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2। ठीक, ऐसे ही करते करते हम लास्ट टर्म तक चले जाएंगे। तो लास्ट टर्म तक जाएंगे तो बचेगा क्या, देख सकते हैं A2 कैंसिल हो रहा है, तो यहां से माइनस A1 बचेगा, माइनस अंडर रूट A1, और यहां से अंडर रूट AN बचेगा। तो हमारे पास 1 अपॉन डी बचा अंडर रूट AN। ठीक है, अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1, लेकिन इस फॉर्म में तो आंसर है नहीं। आंसर किस फॉर्म में है, अंडर रूट A1 प्लस AN इस तरीके का दिया हुआ, डी हटाना पड़ेगा मतलब। तो डी अगर आप हटाओगे तो डी को क्या लिखोगे, डी को लिख सकते हो ना आप भाई, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो डी को क्या लिखा जा सकता है, AN माइनस A1 अपॉन N माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं N माइनस 1 अपॉन AN माइनस A1, और ये अंडर रूट वाली चीज तो एज इट इज है ही है। ठीक है, तो ये आपका इसको कैंसिल आउट, मतलब ये समझ सकते हो ना, ये x माइनस वाई तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बचेगा क्या, n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1। ये आपका प्रूफ हो के आ गया। तो नेक्स्ट आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, A1 A2 A3 AN ये सब AP में है और हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। AN नहीं मतलब A2N तक के टर्म सभी AP में है ना, ये सब AP में है और हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए आप खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, सोल्यूशन कैसे होगा, तो आप देख सकते हो ये वाली टर्म से एक A1 माइनस A2 बनाया जा सकता है, कॉमन डिफरेंस वाली चीज, यहां से भी कॉमन डिफरेंस बनाया जा सकता है। ऐसे ही हर एक दो का पेयर अगर ले लूं तो सब में से एक एक कॉमन डिफरेंस बनेगा कि नहीं। जब आप फैक्टर करोगे तो यहां पे दिखेगा आपको A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2, यहां पे आपको दिखेगा A3 माइनस A4 इंटू A3 प्लस A4, और लास्ट टर्म तक आपको क्या दिखेगा, लास्ट टर्म में भी आपको दिखेगा A2N माइनस 1 माइनस A2N इंटू A2N माइनस 1 प्लस A2N। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये माइनस डी है, ये भी माइनस डी है, माइनस डी है ना, A4 माइनस A3 को हम डी बोलते हैं, ये माइनस डी है। तो आप हर जगह माइनस डी माइनस डी माइनस डी ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इस माइनस डी को कॉमन निकाल लो, बचा क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 है ना, यहां से A1 प्लस A2 फिर अगले ब्रैकेट से A3 प्लस A4, ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे पास A2N माइनस 1 प्लस A2N। राइट, तो ये हमारे पास टर्म आई। अब ये क्या है, ये तो 2n टर्म्स का सम है, तो 2n टर्म्स का सम कैन बी रिटन एज 2n by 2 2A1। ठीक है, बल्कि मैं सीधा ही लिख देता हूं ना इसे। ठीक है, 2n by 2 और d वगैरह हटा लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कितने टर्म्स थे हमारे पास, 2n टर्म्स थे ना, हाँ 2n by 2 A1 प्लस A2N, ये आपका सम आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आप n by 2 A1 प्लस सॉरी n by 2 नहीं n इंटू A1 प्लस A2N लिख सकते हो, माइनस डी बचा हुआ है। ठीक है, तो माइनस और डी। ठीक है, डी को क्या लिखे, तो डी आपका देख लो एक बार कैलकुलेशन, डी आपका क्या है, डी आपका लिखा जा सकता है A2N माइनस A1 अपॉन 2n माइनस 1 लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो यही हम इसको कंसीडर कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे हमारे पास A1 प्लस A2N और यहां पे 2n माइनस 1। ठीक है,
यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है, 2n/2 है ना, ये इतना है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रूफ, ठीक है। तो ये d आपका एक्सप्रेशन आ गया, d को आप यहाँ पे पुट कर दो, a1 + a2n तक तो ठीक था, d की वैल्यू और रख दी हमने, ठीक है, d की वैल्यू a2n - a1 अपॉन 2n - 1, यही आएगा ना। तो आप देखो माइनस साइन इसके साथ क्लब कर दे तो a1 - a2n, तो a1 स्क्वायर - a2n स्क्वायर, n एक बाहर है ही और नीचे कितना आ गया 2n - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड हो गए। अभी हमने बोला था एक और एम्स की बात करना, अर्थमेटिक मीन्स की बात करना, सिंगुलर मीन हो चुका, प्लूरल मीन बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।